वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर हदी हियर। आज आपको किंगडम एनिमलिया से एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के दरमियान कंपैरिजन। जनाब, किंगडम एनिमलिया के शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। इस पे मैं ऑलरेडी लेक्चर्स दे चुका हूँ रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री के ऊपर। आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं सीलुम, एसिलुमेट और सीडोसिलुमेट पे भी मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ। तो ये वाला जो लेक्चर है ये आज आपको मैं पेश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये लेक्चर आज आपको समझ आएगा। जनाब, पहले तो मैं बताऊँ प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स है क्या चीज़। दरअसल ये जानदारों के ग्रुप का नाम है। जैसे आप लोग जानदारों को फाइलम में रखते हैं, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम एस्क्लेमेंथस, ठीक है, फाइलम निमाटोडा, फाइलम एनेलिड्स, इस तरह ये सारे जानदारों के ख़ानदान का नाम है। तो बिल्कुल ये भी क्या है, ये जानदारों का एक ख़ानदानी नाम है। लेकिन ये है कि इसमें एक फाइलम नहीं है, इसमें बहुत सारे फाइलम्स एक साथ होकर के हमने इनको नाम दिया हुआ है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। अब हम आते हैं प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स की जो पहचान है वो क्या है। कौन कौन से ख़ानदान, कौन कौन से जानदार प्रोटोस्टोम की कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से जानदार जो है वो ड्यूटेरोस्टोम की कैटेगरी में आते हैं। इनको समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपको आज सीलम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सीलम है क्या चीज़। तो जैसे ऑर्गेनिजम्स की इनिशियल स्टेज, जानदारों का जो शुरुआत का जो स्टेज होता है उसमें हमने पढ़ा है कि उनके जिस्म के अंदर 3 पर्दे आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट, याद रखिएगा, जानदार डिप्लोब्लास्ट भी हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट भी हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्ट में बॉडी में 2 पर्दे होते हैं। वो जानदार जिनके बॉडी में 2 पर्दे हैं वो बिल्कुल इस कैटेगरी में आ भी नहीं सकते प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम में। ये जो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स है ये सिर्फ उन जानदारों के लिए कहा जाता है जिनके बॉडी में 3 पर्दे हैं। और वो कौन से हैं? एक का नाम है एक्टोडर्म, दूसरे का नाम है एंडोडर्म और जो तीसरा है उसका नाम है मीजोडर्म। सो 3 पर्दे जब आ जाएंगे, अब आपको मैंने यहाँ पर 2 पर्दे तो दिखा दिए। थर्ड पर्दा जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। वो जो थर्ड पर्दा होगा वो एक नहीं होगा, जैसे कि मैं एक लिखूंगा, उस पर्दे के 2 हिस्से होंगे। हम उसको स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। जैसे कि उस एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, स्प्लिट कर देंगे। अब आपने एक आउटर पार्ट उसका लिखना है। ये उस पर्दे का आउटर पार्ट है और ये उसी पर्दे का इनर पार्ट है। लेकिन ये जो इनर पार्ट है ये ऐसे बिल्कुल एंडोडर्म के ऊपर से मूव करता हुआ यहाँ तक आएंगे और फिर से हम उसको नीचे लेके जाकर इस तरह से कंबाइन करेंगे। इसी तरह से ये जो है मेसोडर्म का हिस्सा है ये भी एंडोडर्म के ऊपर मूव करके यहाँ तक आकर हम उसको नीचे लेंगे और फिर से इस तरह से मुकम्मल करेंगे। तो हमारे पास ये जो कलर है ये बिल्कुल मेसोडर्म है, ठीक है। लेकिन ये मेसोडर्म एक लेयर में नहीं है, इसका ये आउटर लेयर है। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ मेसोडर्म, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ मेसोडर्म, आउटर लेयर ऑफ द मेसोडर्म। और ये जो है ये वाला जो कि एंडोडर्म के आसपास घूम के आया हुआ है, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं? इनर लेयर ऑफ द मेसोडर्म, या आप उसको विजरल लेयर भी कह सकते हैं। इसको आप पेरिटल लेयर भी कह सकते हैं, पेरिटल लेयर, और इसको आप विजरल लेयर भी कह सकते हैं। अंदर जो होगा दैट इज कॉल्ड एज विजरल लेयर। अब यहां पर एक स्पेस आ जाता है हमारे पास। स्पेस, ये जो स्पेस है, ये सारा का सारा जो स्पेस है हमारे पास किस किस के दरमियान? आउटर मेसोडर्म और इनर मेसोडर्म के बीच जो स्पेस आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग सीलम का नाम देंगे। और वो भी कौन सा सीलम? सीलम हमारे पास 2 तरह के, एक सीडो सीलम, एक ट्रू सीलम है। इसको हम लोग ट्रू सीलम कहेंगे। ये जो जगह है दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रू
सीलम। ये जो स्पेस आ रहा है बिल्कुल इसी तरह पे यहाँ पर भी ये स्पेस आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा जो स्पेस होगा ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू सीलम। तो सीलम की जब हम यहाँ पर बात करेंगे, सीलम जो है वो एक स्पेस है और उसके आउटर साइड पर मेसोडर्म का लेयर है और उसकी इनर साइड पर भी मेसोडर्म का लेयर है। तो दो मेसोडर्म के लेयर के बीच जो स्पेस आ रहा है हम उसको नाम देंगे सीलम। ये सीलम के समझने के बाद ही आपको प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम समझ आएंगे। आप इस डायग्राम को नोट कर लें वीडियो पॉज करके। अभी मैं आपको बताता हूँ इनके बीच क्या कंपैरिजन है, लेकिन एक शर्त पर कि आपको ये सारा डायग्राम पता हो, आपको सीलम के बारे में पता हो। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम यहां पर आते हैं प्रोटोस्टोम के बारे में। वो कहते हैं कि जो क्लीवेज है यहां पर, क्लीवेज वो स्पाइरल है, इधर स्पाइरल और डिटरमाइनेट। ये एक पॉइंट लिखा हुआ है जो अभी मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि जो क्लीवेज है वो रेडियल है और इनडिटरमाइनेट है, इनडिटरमाइनेट। ये है, ये दो पॉइंट्स हैं। अब हम लोगों ने ये देखना है कि पहले तो क्लीवेज है क्या चीज। क्लीवेज का मतलब है सेल का डिवाइड होना। लेट सपोज ये आपके पास एक सेल है, दैट इज वन सेल, दैट इज वन सेल, दैट इज वन सिंगल सेल। जब ये सेल हाफ हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो में, तो अब हम इस लाइन को बोलते हैं क्लीवेज लाइन और सेल के तकसीम होने को हम बोलते हैं क्लीवेज। इसी तरह ये अब दो सेल हो गए। अब अगर आप देखें कि यही दो सेल भी मजीद भी डिवाइड हो सकते हैं, तो अब ये कितने सेल्स हो गए, चार सेल हो गए। इसको एक तो आप सेल डिवीजन कह सकते हैं, लेकिन इसी का दूसरा नाम है क्लीवेज। सेल का तकसीम होना, सेल का डिवाइड होना, वी कॉल इट क्लीवेज। अब आप देख सकते हैं कि साइज ऑलमोस्ट इतना ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन सेल्स की तादाद बढ़ रहे हैं। ऐसे केस में हम उसको क्या नाम देंगे, क्लीवेज का नाम देंगे। ये जब बच्चा शुरू में बन रहा होगा तो उसका जिस्म पहले एक सेल पर मुश्तमिल होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तो वो क्लीवेज की मदद से जो है ग्रो कर रहा होगा। अब क्लीवेज दो तरह की है, यानी सेल डिवीजन दो तरह की है। एक का नाम है स्पाइरल और दूसरे का नाम है रेडियल। ये मैं आपको बता देता हूं। आप लोग जरा देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर आप और से देखिए। पहले मैं माइक चेक करता हूं कि आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब आप देखिए, ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास दूसरा सेल है। यहां पर इसका न्यूक्लियस है और यहां पर इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूं इसको। और यहां पर दूसरा सेल है। ये क्लीवेज के बाद ये सेल इसके ऊपर इस तरह से आया। और यहां पर आप देखिए, ये एक सेल है हमारे पास, दूसरा सेल इसकी एग्जैक्टली इस तरह से ऊपर आ रहा है। अब आप जरा इसमें देखें, अगर मैं इधर एक और सेल भी लिख दूं तो उसके ऊपर जो दूसरा सेल आएगा वो इस तरह से आएगा। और यहां पर भी अगर मैं दूसरा सेल लिख दूं तो जब ये डिवाइड करेगा, अब यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, इधर जो सेल के ऊपर दूसरा सेल आ रहा है वो एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि थोड़ा सा तिरछा आ रहा है दूसरा सेकंड सेल जो है। अगर आप इनकी न्यूक्लियस को आपस में मिलाओगे तो आपको कुछ इस तरह से लाइन वर्टिकल नहीं बल्कि थोड़ा सा ऑब्लिक लाइन आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से इन न्यूक्लियस को अगर आप आपस में मिलाओगे तो कुछ इस तरह का लाइन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो यहां पर, अगर आप देखिए ये सेल इस सेल के ऊपर बिल्कुल उसके टॉप पर आ रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है, तो न्यूक्लियस को अब अगर आप मिलाओगे
तो लाइन कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। इन दो लाइनों में और इन दो लाइनों में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ये भी क्लीवेज है, ये भी क्लीवेज है, क्योंकि इधर भी सेल डिवाइड हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2 से 4 सेल, इधर दोनों में सेल डिवाइड हो रहा है, क्लीवेज है। लेकिन इसके स्टाइल में जरा देखें, एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं आ रहा, थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, और यहाँ पर सेल न्यू सेल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ रहा है। तो इस तरह के क्लीवेज को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडियल क्लीवेज, जिसमें आपको नजर आ रहा है, लाइनों से आप शो कर रहे हो, और यहाँ पर इस तरह के क्लीवेज को हम लोग फिर स्पाइरल क्लीवेज कहेंगे। सो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, जो जानदार प्रोटोस्टोम जानदार होते हैं, उनके बॉडी में जब क्लीवेज हो रहा होगा तो वो इस तरह का क्लीवेज होगा, स्पाइरल क्लीवेज, और ड्यूटेरोस्टोम में रेडियल क्लीवेज होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? डिटरमाइनेट और इनडिटरमाइनेट। इसका मतलब क्या है? डिटरमाइनेट का मतलब ये है कि इस सेल के अंदर जितने भी जीन्स है, जितना भी डीएनए पड़ा हुआ है, जो कुछ भी है, यानी ये जो एक सेल है, इसका तकदीर पहले से मालूम है, इसका तकदीर, इसका फंक्शन पहले से मालूम है, पहले से। यानी ये जो है, इसने जाना होगा, लेट सपोज इसने जाना होगा, स्टमक बनाएगा, और ये जाकर जो है स्किन बनाएगा, और ये जाकर ब्रेन बनाएगा। लेट सपोज, एक फर्जी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जाकर ब्रेन बनाएगा, ये जाके स्किन बनाएगा। मतलब पहले से ये बातें जो है इन सेल को पहले से बताया गया है कि आपने आगे जाकर स्किन बनना है, और आपका कोई भी फंक्शन नहीं होगा मां सिवाय स्किन का। तो ऐसे केस को हम लोग डिटरमाइनेट कहेंगे, जिसकी तकदीर पहले से मालूम हो। यानी अगर ऐसे जानदारों की बॉडी से ये वाला सेल हटाया तो इनका जिस्म जब बनेगा तो उसमें स्किन डिस्टर्ब होगा, ठीक है, स्किन उसमें डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपने वो सेल निकाल दिया हुआ है। और इसके मुकाबले में अगर आप यहां पर आ जाएंगे तो ये जो सेल्स होंगे ये डिटरमाइनेट नहीं है, इनडिटरमाइनेट है। मींस कि अगर आप एक सेल उठाएंगे, एक सेल अगर आप उठाएंगे तो अभी आप इस वक्त ये नहीं बता सकते कि ये सेल आगे जाकर क्या बनाएगा। ये आप अभी तक हमें मालूम नहीं कि ये आगे जाके क्या बनाएगा, इसकी तकदीर पहले से मालूम नहीं है। लेकिन आगे जाकर ये सेल कुछ भी बना सकते हैं, इसके अंदर तमाम का तमाम डेटा मौजूद है। ये आगे जाकर स्किन भी बना सकता है, ये आगे जाकर ब्रेन भी बना सकते हैं, ये आगे जाकर बॉडी का कोई भी हिस्सा बना सकता है। तो जिस्म का पूरा जो मटेरियल है बनाने का पूरा वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर, अब अगर आप इनमें से कोई एक सेल अगर आप उठाओगे, लेट सपोज 16 सेल का कोई स्टेज है, ज़्यादा सेल्स का स्टेज है। अब अगर आप इसे एक सेल हटाओगे भी, डिलीट भी करोगे, तब भी चांसेस हैं कि ये जो सेल्स हैं ये जाकर एक पूरा कंप्लीट बॉडी आपको देगा, क्योंकि हर सेल जो है वो बॉडी पार्ट्स बना सकते हैं। हर सेल के अंदर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मौजूद है। लिहाजा ऐसे सेल को आप लोग क्या नाम दोगे? इनडिटरमाइनेट क्लीवेज का नाम दोगे, और यहाँ पर डिटरमाइनेट क्लीवेज का नाम दोगे। दैट इज़ वेरी स्पेशल टू नो, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा अभी अब देखें, इससे से एक सेल अगर आप डिलीट करोगे, एक सेल निकालोगे, तो वो जिस्म के अंदर कोई स्पेस आपको नजर आएगा, बॉडी के अंदर कोई चीज़ मिसिंग होगा इस केस में। लेकिन इस केस में मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम सेल वो मिसिंग पार्ट को बना के देगा। अच्छा, तो ये दूसरा पॉइंट आपका, पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया क्लीवेज के हवाले से। दूसरा पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर क्या चीज है? यहां पर एक और पॉइंट अब आ रहा है, ब्लास्टोपोर। और यहां पर भी ब्लास्टोपोर हम लोग लिखेंगे। व्हाट इज ब्लास्टोपोर? ब्लास्टोपोर क्या है? जब आप लोग डायग्राम में एक एक्टोडर्म लिखते हैं, आउटर लेयर, दिस इज योर एक्टोडर्म, एंड बीच में अंदर आप एक और लेयर लिखते हैं जिसका नाम है एंडोडर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्टोडर्म को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ये जो एक्टोडर्म है
इसको अगर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाएं, ये आपका एक्टोडर्म है, ठीक है। इसको मैं अंदर की तरफ ले जा रहा हूं। जब मैं इसको अंदर की तरफ ले जाऊंगा तो इससे क्या बनेगा, इससे एक और लेयर बनेगा जिसका नाम है मीजोडर्म, जिसका नाम है मीजोडर्म, ठीक है। अब इधर गौर से देखिए, ये जो रीजन नजर आ जिसमें आपका एक्टोडर्म अंदर की तरफ जो है बेंड हो रहा है, या तो इसको आप बाज़ों का इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं एंडोडर्म को बिल्कुल शो ही ना करूं, ऐसे इस तरह से, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। दिस इज, अब ये जो एक पोर आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक सुराख आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोपोर का नाम देते हैं। ये जो एक्टोडर्म अंदर की तरफ मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। अब यस ऑफ कोर्स नाउ यू कैन कॉल इट द एंडोडर्म, ये आपका एंडोडर्म है, ठीक है। नाउ दिस इज योर एंडोडर्म, लेकिन इस जगह का नाम क्या है, ब्लास्टोपोर। अब देखो, एक तरफ एक्टोडर्म है, दूसरी तरफ एंडोडर्म है। मीजोडर्म जब भी आएगा तो उसकी पोजीशन याद रखिएगा, हमने पिछले उसमें पढ़ा था, मीजोडर्म हमेशा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ही आएगा, समवेयर हियर, इस रीजन में ही आपका मीजोडर्म आएगा। लेकिन ये जो एक किस्म का गेट बना, एक किस्म का एंट्री पॉइंट बना, इस एंट्री पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। अब ये जो ब्लास्टोपोर का बिल्कुल ये जो स्टार्ट है, दिस इज रियली द स्टार्ट, ये बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यू कैन कॉल इट द लिप्स, जैसे कि मुंह के अंदर जो आपका लिप्स है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट इज द लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा स्पेशल है इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि अगर आप प्रोटोस्टोम की तरफ आएंगे तो ये जो सुराख है, इससे माउथ बन जाएगा, इससे माउथ बन जाएगा फ्यूचर में। जब ये बच्चा बड़ा होएगा तो देखो, बच्चे के अंदर जो है, याद रखिए, उसमें दो ओपनिंग होंगे मोस्टली। एक ट्यूब होगा, उस ट्यूब का एक साइड पे एक, दिस इज अ ट्यूब, लेट्स सपोज अ ट्यूब, ट्यूब का ये जो एक साइड है ये माउथ बन जाएगा, और ये जो दूसरा साइड है ये क्या हो जाएगा, ये एनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, ब्लास्टोपोर यहां पर माउथ बनाएगा, ब्लास्टोपोर यहां पर माउथ बनाएगा, और बाद में जाकर उसका एनस बाद में बन जाएगा। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्लास्टोपोर जो है माउथ बनाएगा। इस तरह ड्यूटेरोस्टोम में जो आपका ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा। इतना बड़ा फर्क है, और माउथ बाद में बन जाएगा। सो हमने इन दो को कंपेयर करना है। इतना आज हमें पता चला कि ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा और ये जो है ये माउथ बनाएगा। अच्छा, ये पॉइंट भी यहाँ पर साथ साथ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे जाकर, मैं थोड़ा सा ये जो एंडोडर्म है इसको थोड़ा कलर देता हूँ ताकि हमारे लिए मसला न हो। ये जो है अब आपका एंडोडर्म है, और ऊपर आउटसाइड पे क्या है, एक्टोडर्म है। एंडोडर्म का एक और नाम भी है, उसका नाम है आर्चेंटीरॉन। क्या नाम है, आर्चेंटीरॉन भी आप उसको कह सकते हैं। अब हम लोग एक और थर्ड पॉइंट पर आएंगे, वो क्या है कि लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर फ्रॉम द मीजोडर्म। यहां पर अगर हम आ जाएंगे कि इस जगह को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, लिप्स का नाम दिया था। तो अगर मैं यहां पर ये जो लिप्स है इनसे कुछ सेल्स को बाहर निकाल दूं, ये वाला जो इलाका है, थोड़ा सा लिप्स के साथ साथ इधर एक छोटा सा लेयर में आपके लिए बना दूं, छोटा सा लेयर में बना दूं, तो ये है आपका एक मीजोडर्म। और ये भी चूंकि लिप्स का रीजन है, यहाँ पर भी एक छोटा सा रीजन में बना दूं, गोल दायरा आपके लिए लिख दूं मैं, तो ये भी क्या चीज़ है, ये भी मीजोडर्म है। अब मैंने आपसे कहा भी था कि मीजोडर्म जब भी बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा,
मीजोडर्म हमेशा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये आपका मीजोडर्म है। और हमने ये भी पढ़ा था सीलम, सीलम हमेशा मीजोडर्म के अंदर आएगा, इनक्लोज होगा। सो नाउ दिस इज द स्पेस इज कॉल्ड, ये जो स्पेस है ये आपका सीलम है। तो पॉइंट नंबर 3 जो आपके साथ मैं आज डिस्कस करेंगे वो है लिप्स ऑफ द ब्लास्टोफोर्म फॉर्म द मीजोडर्म। किस जानदार में? प्रोटोस्टोम में। ये मैं आपके लिए यहां पर अलग से लिख लेता हूं, बल्कि यहां पर आपके लिए लिख लेता हूं। यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि जो लिप्स है, लिप्स ऑफ द, दिस इज लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर, लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स व्हाट? फॉर्म्स द मीजोडर्म। मीजोडर्म किसने बनाया? लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर ने बनाया। अब अगर इसके मुकाबले में हम यहां पर आके देखें, ड्यूटेरोस्टोम में आके देखें, तो ड्यूटेरोस्टोम में फिर क्या होगा? इसके लिए मुझे ये डायग्राम फिर से मिटाना होगा। ये सिर्फ ये वाला पोर्शन मैंने मिटाना होगा, ये वाला भी मैंने मिटाना होगा। इस केस में, ड्यूटेरोस्टोम के केस में मीजोडर्म जो होगा वो आपका जो गट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गट। इसका थर्ड नेम क्या है एंडोडर्म का? ये है GUT, गट। आप इसको गट भी कह सकते हैं, गट वॉल। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपका गट है ये थोड़ा सा आउट पाउच बनाएगा। यहां पर अभी देखिए, ये लिप्स के साथ नहीं, बिल्कुल यहां पर आप देखिए इधर थोड़ा सा छोटा सा आउट पाउच बनाएगा, ऐसे ऐसे। ये जो एक आउट पाउचिंग है, पाउच मीन जेब लाइक समथिंग, जेब लाइक स्ट्रक्चर, ये बाहर की तरफ पाउच बनाएगा। तो ये जो एक रीजन है इसको अब आप क्या नाम दे सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ मीजोडर्म। नाउ इसको मैं अभी अलग करने जा रहा हूं, इसको मैं बिल्कुल अभी अलग करने जा रहा हूं। तो जब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा बिल्कुल ऐसे, ये यहां पर बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये जो लेयर है ये वापस आपस में मिल जाएंगे। इसी तरह आप दूसरा भी इधर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब ये जो एक छोटा सा गोल दायरा आप देख रहे हैं, ये गोल दायरा क्या है? ये हमारे पास मीजोडर्म है। फिर से अभी देखें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच हमारे पास फिर क्या है? मीजोडर्म आया। पहले मीजोडर्म यहां बना था प्रोटोस्टोम के केस में, बिल्कुल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर, बिल्कुल इस रीजन से कुछ सेल्स आए, उन्होंने एक दायरा बनाया था। लेकिन यहां पर जो ड्यूटेरोस्टोम है उसमें ये जो गोल दायरा है, इधर आपने 2 गोल दायरे देखे थे, यहां पर जो गोल दायरा है वो किससे बना था? वो एंडोडर्म, जिसको आप लोग गट बोलते हैं, वो इधर से बना था, एंडोडर्म से बना था। अब यहां पर सीलम कहां पर होगा? जाहिर है ये जो गोल दायरा है, गोल दायरे के बीच जो स्पेस है, ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये जो स्पेस होगा ये हमारे पास क्या होगा? सीलम होगा। तो जनाब सीलम प्रोटोस्टोम के केस में भी है, ड्यूटेरोस्टोम के केस में भी है, दोनों में सीलम है। फर्क सिर्फ इतना है कि मीजोडर्म किस तरह से बना वो उसका फर्क देते हैं। यहां पर मीजोडर्म बना था किस चीज से? ब्लास्टोपोर का जो लिप है यहां पर आपका मीजोडर्म बना था, और वो भी स्प्लिट मतलब ऐसे, एक मीजोडर्म आपको यहां पर मिला था, दूसरा मीजोडर्म आपको यहां मिला था, स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। तो इसीलिए प्रोटोस्टोम के साथ हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। ये आप लोग बिल्कुल ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। लेकिन वहां पर आप लोग क्या लिख सकते हैं? वहां पर लिख सकते हैं सीलम बाय द आउट पाउचिंग। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? सीलम, या फिर आप ये कह सकते हैं मीजोडर्म फॉर्म्ड बाय द आउट पाउचिंग, बाय द आउट पाउचिंग। भाई किस चीज की आउट पाउचिंग है? आउट पाउचिंग ऑफ द गट। गट का दूसरा नाम क्या था? एंडोडर्म। तो बहुत बड़ा फर्क आज हमें नजर आया मीजोडर्म के हवाले से। इन दो में फर्क, जो सबसे बेहतरीन फर्क हम बताते हैं वो मीजोडर्म है।
यहां पर मेसोडर्म कैसे बना? यहां पर मेसोडर्म आपका एंडोडर्म से एक छोटा सा आउट पाउच निकला, वो मेसोडर्म बना। लेकिन इस केस में मेसोडर्म जो था वो ब्लास्टोपोर का जो लिप है इधर से कुछ सेल स्प्लिट होकर के यहां पर हमें एक मेसोडर्म दिया और दूसरी तरफ हमें दूसरा मेसोडर्म दे दिया। दोनों के बीच में स्पेस जो है वो आपका सीलम आ रहा है। तो दैट इज वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, और इन्हीं की वजह से हम इनको शाइजोसीलस भी कह सकते हैं। इसको आप शाइजोसीलस भी कह सकते हैं। शाइजोसीलस इनका मतलब पूरे प्रोटोस्टोम्स का एक नाम है शाइजोसीलस, और दूसरे का नाम क्या? एंटीरोसीलस। इस खानदान को आप क्या नाम देख सकते हैं? एंटीरोसीलस। एंटीरोन इसको कहते हैं। ये जो आपका एंडोडर्म है, ये जो आप जिसे आप गट भी कहते हैं, जिसको आप लोग एंटीरोन भी कह सकते हैं, इस एंटीरोन की वजह से पूरे खानदान का नाम रखा गया एंटीरोसीलस। इसका रीजन आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि इनको एंटीरोसीलस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जो एंटीरोन है या जो गट है वो आपका मेसोडर्म बना रहा है, लेकिन यहां पर शाइजोसीलस है क्योंकि वो लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर से आ रहा है। सो दिस इज अनदर डिफरेंस। तकरीबन सारे के सारे पॉइंट्स आज हमने पढ़ लिए। अब लास्ट में ये देखना है कि ये जो प्रोटोस्टोम्स है इसमें कौन कौन से जानदार आ रहे हैं। तो जनाब पहले मैं बताता हूँ कि किंगडम एनिमलिया में टोटल 10 फाइलम्स हैं। उन 10 फाइलम्स में से 1, 2, 3 को छोड़कर प्रोटोस्टोम्स में से फाइलम नंबर 4, 5, फाइलम नंबर 4, 5, 6 एंड 7 यानी निमाटोडा फाइलम, फाइलम एनालिड्स, फाइलम आर्थ्रोपोड्स, और फाइलम मोलस्क। ये लोअर फाइलम्स है, ठीक है, नंबर वाइज। अब इनके बाद जो फाइलम्स आ रहे हैं 8, 9, 10, 8, 9, 10 वो फिर ड्यूटेरोस्टोम्स में आएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? इकाइनोडर्मेटा फाइलम नंबर 8, 9 एंड 10। अक्सर स्टूडेंट्स जो खासकर जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं उनके वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो नहीं क्लासीफाई कर सकते कि कौन सा फाइलम जो है वो प्रोटोस्टोम में, कौन सा ड्यूटेरोस्टोम। तो फाइलम नंबर 8, 9, 10 जो हायर फाइलम्स हैं वो फिर इसमें आएंगे। अब हायर में कौन सा? इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोडर्म्स। फाइलम नंबर 8 हेमिकॉर्डेटा। लास्ट फाइलम जो है वो है कॉर्डेट्स। तो ह्यूमन, इंसान, गाय, बकरी, ये सब के सब कॉर्डेट्स है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हम इंसान किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप कहोगे कि वी आर ड्यूटेरोस्टोम्स। हम सिर्फ नहीं बल्कि बहुत दुनिया है जहाँ में जितने भी कॉर्डेट्स है, जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं, वो सब के सब किस में आएंगे? ड्यूटेरोस्टोम्स में आएंगे। बाकी जो कीड़ी मकोड़े हैं, मक्खी है, मच्छर है वगैरह वगैरह, ये सारे किस में आएंगे? प्रोटोस्टोम्स में आएंगे, ठीक है। और जो कीड़े हैं, वॉर्म्स है, निमाटोड वाला खानदान है, एनालिड्स, ये सारे के सारे कीड़े वाला है, ठीक है, वॉर्म्स। आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स का खानदान है, मोलस्क सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स का खानदान है, ये सारे के सारे आपके प्रोटोस्टोम्स में आएंगे। पूरे लेक्चर को मैं लास्ट में आपको फिर से बताता चलूं कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स दरअसल जानदारों का खानदानी नाम है। प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में सबसे पहला फर्क हमने क्लीवेज के हवाले से किया। इस प्रोटोस्टोम में क्लीवेज जो है वो स्पाइरल है और डिटरमाइनेट है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम में क्लीवेज जो है वो रेडियल है और इनडिटरमाइनेट है। ये पहला बेसिक डिफरेंस था।
दूसरा डिफरेंस ये था ब्लास्टोपोर के हवाले से कि प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से एनस बन जाता है। दिस वॉज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो था वो था मीजोडर्म का। मीजोडर्म का पॉइंट बहुत ज्यादा स्पेशल है। प्रोटोस्टोम के केस में मीजोडर्म, ये जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर के साथ जो लिप्स है, इनसे कुछ सेल स्प्लिट आउट करके उन्होंने मीजोडर्म बनाया। तो ये गोल दायरे आपका मीजोडर्म है। लेकिन जो ड्यूटेरोस्टोम्स है उसमें क्या हुआ था, ये जो आपका रेड कलर का एक दायरा मैंने लिखा हुआ है, इसका एक तो आप इसको एंडोडर्म भी कह सकते हैं, इसको आप गट भी कह सकते हैं, इसको आप एंटीरॉन भी कह सकते हैं। इस गट या एंटीरॉन से एक छोटा सा आउट पाउच निकल के बना, और वो जो आउट पाउच है वो बाद में मुकम्मल तौर पर इससे अलग हो जाएगा, वो भी गोल दायरा बनाएगा। ये गोल दायरा आपका मीजोडर्म है, और इसके अंदर क्या है, स्पेस है। तो बड़े स्पेशल तरीके से मीजोडर्म बना। इस मीजोडर्म के स्प्लिटिंग की वजह से इसका नाम शाइजोसीलस रखा गया है, और इसको एंटीरोसीलस कहा गया है। और इसी तरह से हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स आज आपको पढ़ाए। होप के ये सारे के सारे लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, एंड आप रिपीट भी कर सकते हैं। और लास्ट में एक मैसेज फिर से मैं आपको ये कहूँ तो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखिएगा, खुश रहिए, दूसरों को भी खुशी दे दें और ख़ुद भी खुश रहा करें, एंजॉय किया करें। अमन के बारे में मैं ज़्यादा बात बोलूँगा। अमन यानी पीस, जहाँ से आपसे हो सके आप अपने आप से कितना पीस ला सकते हैं, अपने अल्फाज से, अपने एक्शन से, अपने स्टाइल से, अपने आसपास, ये आपके लिए क्रेडिट होगा। लेक्चर का समझना, साइंस को समझना एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है अगर आपको साइंस समझ आ गई, क्योंकि ये चीज़ें हमें समझ आ गई तो आपको भी समझ आ गया होगा। इसके अलावा इन चीज़ों को देखकर जो डिसिप्लिन हमें नज़र आ रहा है, वो डिसिप्लिन हम अपने अंदर भी देखेंगे। हम अपने आप को भी डिसिप्लिन करेंगे, हम अपने आप को भी पीस में लाएंगे। क्रिटिसिज्म कम से कम रखनी चाहिए, कम से कम क्रिटिसिज्म, कम से कम गिले शिकवे, और कम से कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अपने ऊपर खर्चा करेंगे, खुद पीस लाएंगे, खुद से सोचेंगे, समझेंगे, डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। थैंक यू। होप लेक्चर समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।